हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि आप फैक्ट्रीज एक्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे होंगे। मोटिवेटेड है ना, पढ़ाई हो रही है ना। पढ़ाई तो करनी ही है क्योंकि सपना जो इतना बड़ा है, यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी ग्रेड 10। तो अब जब सपना इतना बड़ा है तो फिर जाहिर सी बात है कि मेहनत तो बिल्कुल बिल्कुल जोश में हो रही होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सेक्शन 41D तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन 41 थोड़ा सा लेंदी है, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट सब पार्ट्स हैं, इसीलिए 4 पार्ट हमने पहले पढ़ लिए थे और जो रिमेनिंग है वो आज पढ़ लेंगे। तो हम आज शुरू करने वाले हैं सेक्शन 41E। ये मैंने पहले ही लिख लिया ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको समझा सकूं। सेक्शन 41E डील्स विद इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अभी तक जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े उसमें हम बेसिकली सेफ्टी की बात कर रहे थे कि फैक्ट्री में कैसे हम सेफ्टी मेजर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन अब कहा गया कि अगर मान लिया कि कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, अगर ऐसा है कि कोई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे। क्या फैक्ट्री इसका फायदा उठा सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कोई स्टैंडर्ड ही प्रिस्क्राइब नहीं है, फिर हम क्या करें। तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, वो क्या कर सकती है, वो डायरेक्ट कर सकती है किसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस को। डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस को डायरेक्ट कर सकती है कि वो कुछ इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स लेकर आए। he has to bring some emergency standards और वो emergency standards को इन्फोर्स कर लिया जाएगा और उसका इफेक्ट वैसा ही होगा जैसे कि एक्ट के प्रोविजंस का है। ठीक है। देखो अब क्या है कि जब तक एक्ट में कुछ इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाए इमरजेंसी प्रोविजन, जब तक उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि कोई एक्ट होता है। ठीक है। तो इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो भी ये कोई लूप होल या लैक्यूना नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसको डायरेक्ट करेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विसेज को, कि आप कुछ इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स को लेकर आइए। ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 41F में। सेक्शन 41F क्या कहता है बेटा, सेक्शन 41F कहता है कि परमिसिबल लिमिट्स, इट डील्स विथ परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर, permissible limits of exposure of chemical and toxic substances। कि भाई जो अगर कोई ऐसी हजार्डस इंडस्ट्री है जहां पे कि हो सकता है कि जो पर्सन है उसका सामना बार बार किसी हजार्डस सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस से हो, तो उसकी एक परमिसिबल लिमिट होती है। ठीक है। एक लिमिट है कि भाई इतने लिमिट तक हो तो ये इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं है, पर इससे ज्यादा अगर एक्सपोजर होता है तो ये इंसान के लिए नुकसानदायक है। तो ये जो परमिसिबल लिमिट है बेटा, ये कहाँ मेंशन्ड है, तो ये मेंशन्ड है सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है। जब आप एक्ट को देखोगे उसके लास्ट में इसके शेड्यूल मेंशन्ड होगा और वो मेंशन्ड है आपके सेकंड शेड्यूल में परमिसिबल लिमिट्स, कि कितना अमाउंट ऑफ, अगर थोड़ा सा हजार्डस या कोई और सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, तो हर सब्सटेंस कितने अमाउंट में अगर एक्सपोज होता है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, और अगर उससे ज्यादा होता है तो दैट कैन बी रिस्की। ठीक है। चलिए तो अब इसका ये तो पार्ट 1 था बेटा, पार्ट 1 था कि सेकंड शेड्यूल में ये मेंशन्ड है। पार्ट 2 इसका क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसका साइंटिफिक प्रूफ भी देती रहती है, साइंटिफिक प्रूफ देती रहती है। ठीक है। किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सेकेंड स्पेलिंग ही वो ना कि स्लिप ऑफ टंग स्लिप ऑफ पेन हो जा रहा है मेरे साथ। तो किसी भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट साइंटिफिक प्रूफ देती रहती है किसी भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देगी भाई ऐसा, तो वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है। यही इनका प्रोसेस है, किसी चीज को पब्लिकली अवेलेबल कराने के लिए ये क्या करेंगी, वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऐसे चेंजेस साइंटिफिक प्रूफ के बेसिस पे ऐसे चेंजेस भी लेकर आ सकती हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द सेकेंड शेड्यूल। ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 41F। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। देखो जब आप बेयर एक्ट को पढ़ना सीख जाओगे ना बेटा, बेयर एक्ट पढ़ना एक टेक्निक है। ठीक है। बेयर एक्ट हमेशा क्या है कि एक सीक्वेंस में लिखी जाती है, एक टेक्निक से लिखी जाती है। जब आप जो प्रीवियस एक्ट्स है, जो मैंने बहुत सारे एक्ट्स हमने कवर कर लिए ऑलरेडी, है ना, हमने मतलब मुझे आज भी वो दिन आता है, याद आता है जब मैंने वो सिलेबस बनाया था फर्स्ट डे, और सिलेबस मतलब सिर्फ बाइफर्केट किया था, और मैं ये सोच रही थी कि इतना बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करना कितना टाइम लगेगा। बट आपका कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहा, योर फीडबैक्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, और हम धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मतलब थोड़े से और एक्ट्स बचे हैं एंड देन वी विल बी कवरिंग द होल लेबर लॉ।
मतलब दैट्स अ बिग अचीवमेंट, यू नो, कि एक महीने में मतलब जो प्रॉमिस करा था हमने, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वी हैव कंप्लीटेड 23-24 डेज अभी फिलहाल, और हमने इतना सारा लेजिस्लेशन कवर कर लिया, तो दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब मेरी ये जर्नी आप लोगों के सपोर्ट से, आप ये जो फैमिली है ना, जो आपने मतलब वर्चुअल फैमिली है जो आपके थ्रू बनी है, दैट इज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड जब आप ये कहते हो ना कि मतलब ये मैम ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर हमें ये बहुत हेल्पफुल है, या फिर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दैट एप्रिसिएशन, इसको कहते हैं वर्क सेटिस्फैक्शन। मतलब जो शायद बड़ी बड़ी चीजों से नहीं मिलती है ना, वो आपके एक छोटे से फीडबैक से मिल जाती है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वो फीडबैक देना मत छोड़ना, क्योंकि दैट इज द मतलब ना कि बड़ी बड़ी जो होती है ना, बड़े बड़े जो शोहरत होती है ना, वो कम है। आपके जो छोटा सा फीडबैक है ना, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे के सामने बहुत सारी बड़ी चीजें भी कम है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 41 जी। ऐसे तो हम बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जब मैं PYQ सेशन लेकर आऊंगी तो वहां पे तो विल बी डूइंग क्वेश्चंस, विल बी टॉकिंग, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी ऐसे बहुत सारी बातें करिए। ठीक है, तो 41G पे आते हैं अभी। तो फिलहाल 41G इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो भाई सेफ्टी मैनेजमेंट में वर्कर का क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सेफ्टी सिर्फ क्या मतलब जो फैक्ट्री के ऑक्यूपायर है या जो मैनेजर है सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब दोनों साइड से इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होनी चाहिए, खासकर जब बात सेफ्टी की आए, क्योंकि ये एक ह्यूमन ग्राउंड है। मतलब फैक्ट्री वगैरह इन सबको हटा करके एक ये ह्यूमन ग्राउंड है कि सेफ्टी सबकी जरूरी है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्यूपायर जो है, ठीक है, ऑक्यूपायर जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि हमारे जो ऑक्यूपायर साहब है, ये ऑक्यूपायर जो है, अगर कोई हजार्डस सब्सटेंस हैंडल किया जा रहा है, ठीक है, मतलब बार बार हजार्डस सब्सटेंस हैंडल किया जा रहा है, तो वो एक सेफ्टी कमेटी बना सकते हैं। दे कैन मेक अ, जो ऑक्यूपायर है वो एक बना सकते हैं सेफ्टी कमेटी। ठीक है, और सेफ्टी कमेटी में क्या होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सेफ्टी कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। इक्वल रिप्रेजेंटेटिव किसके किसके भाई, तो वर्कर्स के और मैनेजमेंट के। ठीक है, मैनेजमेंट के और वर्कर्स के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि हमेशा क्या करेंगे, हमेशा दे विल रिव्यू द सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, रिव्यू द सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, रिव्यू करेंगे सेफ्टी मेजर्स को, बार बार रिव्यू करेंगे, कुछ चेंजेस चाहिए तो आपस में डिस्कस करेंगे। मतलब ये इन हाउस टीम है। ठीक है, मतलब हम किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंक्वायरी कमेटी के पास नहीं जा रहे, एक इन हाउस टीम है हमारी, जो कि आपस के क्लैशेस को सॉल्व कर रही है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जब जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, तो उन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना चाहिए, रादर देन गोइंग एक्सटर्नली किसी थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स के पास जाने से पहले। उसी तरीके से यहाँ भी दो पार्टी है जो कि आपस में एक टू व्हीलर के दो पहियों की तरह काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉयर मतलब जो मैनेजमेंट है, और एक जो वर्कर है। अब जब दोनों आपस में एक तालमेल के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ जब काम करेंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रॉब्लम की मतलब कोई गुंजाइश भी है। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि भाई जो सेफ्टी, अगर ऑक्यूपायर चाहे तो वो, उनको लगता है कि हाँ भाई जो आपके वर्कर पार्टी है वो भी अग्री कर रही है इस चीज से, तो वो एक सेफ्टी कमेटी बना सकते हैं, जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों का, वर्कर का और मैनेजमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट का जो क्लॉज है, जो कि हम लगभग हर सेशन में, खासकर सेफ्टी वाले सेशन में तो पढ़ते ही हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनको एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, मतलब इतने एक स्पेसिफाइड कमिटी की जरूरत नहीं है, तो वो चाहे तो एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिकल एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि फैक्ट्री वगैरह जो है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है यहाँ पे, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये लेवरेज हमेशा रहता है। ठीक है, अब ये जो सेफ्टी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, ये जो सेफ्टी कमेटी है बेटा, इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये कैसे बनेंगे, इनका टेनर क्या होगा, इनका राइट्स क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें कैसी होंगी, तो उस समय पे बाया रूल्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगी उस तरीके से इसके मेंबर्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब है सेक्शन 41H। सेक्शन 41H क्या कहता है, तो सेक्शन 41H कहता है राइट ऑफ वर्कर्स, राइट ऑफ वर्कर्स to warn about, right of workers to warn about imminent danger, to warn about imminent danger, कि कोई भी अगर खतरा आने वाला है, कोई भी ऐसा खतरा है, तो उसको अगर पता चल जाता है वर्कर को, तो उनका ये राइट है कि वो उस डेंजर के बारे में जो अथॉरिटी है उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो यही कहता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई
कोई खतरा है, कोई ऐसा मिसहैप हो सकता है, या फिर कोई मशीन में डिफॉल्ट है, कुछ भी ऐसा है, तो ये नोटिस में ला सकते हैं। दे कैन ब्रिंग इट टू नोटिस, ठीक है, ये इनके नोटिस में ला सकते हैं, ठीक है। किसके भाई? तो सेफ्टी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के नोटिस में, ठीक है। तो ये कह रहा है। और दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि ये जो मैनेजमेंट है ये तुरंत इमीडिएट एक्शन लेंगे जैसे ही उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है, जैसा कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने बताया है, वार्न किया है अबाउट द इमिनेंट डेंजर। तो उनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो वो क्या करेंगे कि भाई ये इमीडिएट एक्शन लेना इनको जरूरी है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कोई फॉल्स अलार्म तो नहीं है। अगर फॉल्स अलार्म है तो फिर वो एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो इसका एक्शन वो तुरंत लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपका ये जो चैप्टर 4A था वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो जो चैप्टर 4A है वो 41A से लेके 41H तक है। डी तक हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं फिर से कहूंगी पिछला सेशन फटाफट से देख लीजिए, और उसके बाद फिर H तक हमने यहाँ पढ़ लिया। अब हम आते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। मैं तो चैप्टर पे चैप्टर खत्म करती जा रही हूँ, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल जोश में, मोटिवेशन डाउन नहीं होने देना बेटा, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे और मन के जीते जो है वो जीत जाते हैं। तो वही है कि जब आपने अंदर से वो बना लिया ना कि नहीं मुझे सिलेबस करना है, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। मतलब ये एक आपका कह ले कि इंसानों के पास ऐसा ये थोड़ा सा पावर है कि हम क्या है ना कि अगर माइंड में कुछ दृढ़ निश्चय जो डिटर्मिनेशन होता है ना वो अगर कर लिए ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी ऐसा लूपहोल नहीं हो सकता। इसीलिए होता है ना, कहते हैं ना कि कोई टूटता है तो वो मन से टूटता है। वो कभी भी फिजिकली शक्ति आ जाती है, पर मन से जो मोटिवेशन डाउन होता है ना बेटा, वो लाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हाईली मोटिवेटेड रहिए। कभी भी अगर ऐसा लगे ना कि मोटिवेटेड मतलब थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो एक बार तो आप अपने प्यारे प्यारे से जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, उनको देखिए, और दूसरा आप वो एपीएफसी जो यूपीएससी एपीएफसी का सपना है उसको देखिए। और जब आप दोनों चीजों को देखेंगे ना, तो फिर आपका ये जो डीमोटिवेशन वाला छोटा सा फैक्टर है ना, ये बिल्कुल ऐसा साइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप चैप्टर 5। चैप्टर 5 डील्स विद वेलफेयर, कि भाई फैक्ट्रीज में जो भी सेफ्टी से हमने डील कर लिया कि भाई सेफ्टी मतलब कि कुछ भी ऐसा मिसहैप होता है वो नहीं होने देना है। अब कुछ भला भी तो करना है, मतलब वो जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है ना, तो उनके लिए भी तो कुछ तो ऐसा कंफर्ट होना चाहिए काम करने में। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मशीनों की तरह काम करो, फर्क है ह्यूमंस में मशीन्स में। तो इस चीज को ध्यान देने के लिए ये जो प्रोविजन पूरे जो चैप्टर्स हैं ये वेलफेयर से रिलेटेड है, कि क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज, क्या क्या ऐसा वेलफेयर है जो कि एम्प्लॉइज के पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सेक्शन 42 छोटा सा सेक्शन है बेटा, इसमें कोई बड़ा सेक्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। सेक्शन 42 इज वॉशिंग फैसिलिटीज, ठीक है। जब भी कोई यूनिट में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो वहां पे प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, है ना। प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि हाथ पैर धोते हैं ना, जैसे कि जब वो काम करके निकले हैं तो दे वॉश देयर हैंड्स, दे वॉश देयर फीट, तो इसके लिए प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। और इसके अलावा सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, सेपरेट होना चाहिए फॉर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के लिए सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया इसका पार्ट 1। और पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्या भाई कर सकता है? स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, मतलब प्रॉपर टैप्स होने चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कितनी, ये सारी चीजें अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका सेक्शन 42। आते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कह रहा है? सेक्शन 43 कह रहा है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स। तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है, यूनिट्स है जहाँ पे अलग से कपड़े मिलते हैं, मतलब फैक्ट्री में काम करने के लिए जो कपड़े पहनकर आप गए हो वो मतलब स्पेशलाइज्ड क्लोथ्स है जो कि फैक्ट्री के लिए, मे बी उनकी यूनिफॉर्म है जो आपको घर से पहनकर आने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्या है कि आपको अलग क्लोथ्स मिलते हैं, तो उस क्लोथ्स को ड्राई करने का, स्टोर करने का, ठीक है, अगर गीला हो गया है तो उसको ड्राई करने का प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। इसी में कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ भी वही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो वो क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस को इशू कर सकते हैं। किस लिए भाई? तो क्या भाई सूटेबल प्लेसेस कहाँ पे होंगे, कहाँ पे आप सूटेबल प्लेसेस होना चाहिए, ठीक है, कपड़ों को सुखाने का और स्टोर करने का, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। छोटा सा है बेटा, कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन
स्टिल आई से कि हर चीज लिखी होती है, इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि नोट्स को भले मैं जो शॉर्ट में लिख रही हूँ ना बेटा, आप भी शॉर्ट में लिखते जाइए अपनी कॉपी में। जब आप प्रॉपरली लिखोगे ना, फिर जब आपका एक्ट खत्म हो जाएगा और जब कॉपी खोल के देखोगे ना, यू विल बी सीइंग कि जब आप बेयर एक्ट से अगर रेफर भी कर रहे हो ना, तो सब कुछ कवर हो गया है, सब कुछ शॉर्ट में कवर हो ही चुका है। तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसलिए मैं कहती हूँ कि लिखना जरूर है ना, ऐसा आलस नहीं करना। देखो तो मैंने भी तो पेन ले रखा है, मैं भी तो लिख रही हूँ, तो फिर जब मैं लिख रही हूँ तो आप भी लिखिए। चलिए आते हैं अब सेक्शन 44 में। सेक्शन 44 क्या कहता है? सेक्शन 44 कहता है फैसिलिटीज फॉर सिटिंग। अब क्या वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या उनको खड़े ही रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी होनी चाहिए। फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, तो क्या फैसिलिटीज है, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए बेटा, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए सिटिंग फैसिलिटी की, ठीक है। जब इतने सारे वर्कर हैं तो ऐसा नहीं है कि दिन भर खड़े रहेंगे, जगह तो होनी चाहिए बैठने की, तो अरेंजमेंट फॉर सिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर चीफ इंस्पेक्टर साहब जो है, ठीक है, जो चीफ इंस्पेक्टर साहब है, अगर उनको लगता है कि लोग जो है वो बैठकर काम करना मतलब बैठकर काम इफिशिएंटली हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं सिस्टम पे काम करना है, ठीक है, या फिर कोई मशीन ऑपरेट करना है जो कि बैठ के हो सकता है, तो अगर उनको लगता है कि भाई दे आर एबल टू वर्क इफिशिएंटली इन अ सिटिंग पोजिशन, इफिशिएंटली इन अ सिटिंग पोजिशन, बैठ करके वो आराम से काम कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं इन राइटिंग, ऑर्डर कर सकते हैं इन राइटिंग। किस लिए भाई? तो फॉर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, फॉर प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर सीट्स वगैरह के लिए वो क्या कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? ये ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है कि देखो हर इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि जहां पे बैठ के ही काम हो सकता है, ठीक है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन, किसके थ्रू? नोटिफिकेशन के थ्रू, किसमें? ऑफिशियल गजेट में ये एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्टेन स्पेसिफाइड फैक्ट्री को वो चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सिटिंग जो है आपका क्लॉजेस है उसको फॉलो नहीं करने के लिए, ठीक है। पर वो डिपेंड करता है, फिर से मैं वही कहूंगी कि प्रैक्टिकल फैक्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि प्रैक्टिकल एनालिसिस पे डिपेंड करती है, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो वो वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट इसको मेंशन कर सकते हैं। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं अगले सेक्शन में। सेक्शन 45 डील्स विथ फर्स्ट एड अप्लायंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, किसी भी छोटे से भी यूनिट है, कोई ऑफिस है, वहां पे ओहो फर्स्ट एड कहाँ गया है, वो ना स्लिप ऑफ पेन बहुत हो रहा है। फर्स्ट एड अप्लायंसेस कह रहे हैं कि हर एक फैक्ट्री में एक प्रॉपरली एक्सेसिबल फर्स्ट एड किट होना चाहिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट ऐसे लिख दिया, फर्स्ट अच्छे से लिखिएगा। तो फर्स्ट एड किट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि पर बॉक्स होने चाहिए पर 150 वर्कर्स, क्योंकि देखो बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, मान ले 1000 है, 1500 है, तो उसमें एक बॉक्स या एक कपबोर्ड कैसे काम चलेगा? तो कह रहे हैं कि पर मतलब एक प्रॉपर कपबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक पर 150 वर्कर के लिए एक कपबोर्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। और उसमें वो सारे कंटेंट्स होने चाहिए जो कि एक फर्स्ट एड बॉक्स में होते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट एड बॉक्स में होते हैं वही होने चाहिए, कुछ ऐसा स्पेशलाइज्ड मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना उससे नुकसान हो जाए। मान लेते हैं कि कोई एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, मेनली शुगर की है, बीपी की है, ऐसी कोई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, तो वो फर्स्ट एड किट में नहीं होना चाहिए। ये पार्ट 2 कहता है। पार्ट 2 क्या कहता है भाई? इसमें पार्ट 2 कहता है कि नथिंग एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट, नथिंग एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट के अलावा कुछ भी यहाँ फर्स्ट एड किट में आपके फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है? जनरलाइज्ड मेडिसिन होती है जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन सेंट्रिक मेडिसिन है, स्पेशली किसी पर्सन के लिए है, उसको फर्स्ट एड किट में रखना, क्योंकि सब लोग एक्सेस करते हैं। अगर किसी ने खा ली या कुछ भी ऐसा हो गया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो और क्या कह रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे इसका जो अगला पार्ट है ये कहता है कि हर फैक्ट्री में जहां 500 वर्कर से ज्यादा है, वहां पे एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। देयर शुड बी एन एम्बुलेंस रूम। बेटा ये सब फैक्चुअल डेटा है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। एक बार सुन भी लोगे ना तो एग्जाम टाइम में याद जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो 500 वर्कर हैं और वहां पे एक एम्बुलेंस रूम होना जरूरी है, जहां पे मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए,
मेडिकल और नर्सिंग अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वहां पे तुरंत वो जो नर्सिंग स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है वो वहां पे इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, ऐसे तो हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इरेलीवेंट है, पर जब हम स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो देखते हो वहां पे एक रूम होता है जिसको हम मेडिकल रूम या फिर ऐसा कुछ कह के कहते हैं, और वहां पे किसी बच्चे की तबियत खराब होती है तो उसको वहां पे भेजा जाता है फॉर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे भी अगर 500 वर्कर से ज्यादा है तो वहां पे एक एम्बुलेंस रूम का होना जरूरी है, ठीक है। एक रूम स्पेसिफाइड है जहाँ पे अगर किसी की तबियत खराब हो रही है, किसी को रेस्ट, मतलब ऐसे रेस्ट नहीं पर तबियत खराब है, डिजीनेस है या फिर चोट लग गई है तो वो वहां पे जाके रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ का होना भी जरूरी है। चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 46 में। सेक्शन 46 कैंटीन से डील करता है बेटा कि स्टेट गवर्नमेंट, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वहां पे 250 वर्कर से ज्यादा है, देयर आर 250 वर्कर्स और मोर, 250 वर्कर से ज्यादा है तो वहां पे कैंटीन होंगी, ठीक है। और उस कैंटीन में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, तो भाई डेट, किस दिन से वो कैंटीन शुरू हुई है, ठीक है। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एकोमोडेशन, फर्नीचर और अदर इक्विपमेंट, जो भी चीजें हैं वो सारे उसके स्टैंडर्ड्स वगैरह सब मेंटेन है कि नहीं, ये चीज मेंशन होगी। उसके बाद फूड स्टफ, क्या क्या चीजें वहां पे मिलेंगी और उसका क्या चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एक्सेप्ट फूड, जो मतलब जो चीजें इंसान खरीद के खा रहा है, फूड का चार्ज छोड़ करके, अगर आप चाहो कि टेबल चेयर के भी चार्जेस आप वर्कर से ही लेने लगो तो ये सब सारे एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, तो ये सब एम्प्लॉयर उठाएंगे। ये सारे एक्सपेंसेस जो होंगे एम्प्लॉयर के होंगे, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस एक्सेप्ट द फूड, क्योंकि फूड हम खरीद के खा रहे हैं। उसके अलावा जो भी वहाँ का मेंटेनेंस है, ठीक है, जो भी वहाँ पे फर्नीचर यूज हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पे इनके द्वारा ही मतलब जो एम्प्लॉयर है वही उसको लेंगे, ठीक है, मतलब वही उसको बेयर करेंगे। चलिए तो ये हो गया आपका कैंटीन, तो कितने लोगों में, 250 लोगों में। चलिए आते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या कह रहा है कि शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स, क्योंकि इतने सारे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं पे बैठ करके लंच करेंगे। तो कह रहा है कि जहां पे 150 वर्कर से ज्यादा हो, 150 वर्कर्स और मोर, 150 वर्कर से ज्यादा हो, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे प्रॉपर शेल्टर बना सकते हैं, रेस्ट रूम कि वहां पे मतलब जो लंच टाइम है उनका वहां पे वो बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट रूम्स है जहां पे वो बैठ के मतलब लंच रूम्स है जहां पे वो बैठ के खाना खा सकते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस हैं इसके, जैसे कि प्रॉपरली सफिशिएंटली लाइटेड होना चाहिए, एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो सफिशिएंटली लाइटेड होना चाहिए और वेंटिलेटेड भी होना चाहिए, है ना, कि अच्छी खासी उसमें रोशनी आए। उसके बाद कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती हैं, प्रिस्क्राइब कर सकती हैं सर्टेन स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब कर सकती हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए, इतने नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए या फिर चेयर्स होने चाहिए, ये सब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। लेकिन कैसे करेंगी भाई, तो वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, ठीक है। और चाहे ये तो एग्जेम्प्ट भी कर सकती हैं, अगर इनको लगता है कि सम नेचर ऑफ इंडस्ट्री जिनमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो चाहे तो एग्जेम्प्ट भी कुछ इंडस्ट्रीज को कर सकती हैं, ठीक है। यहां तक कोई क्वेरी है बेटा तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से कहूंगी फीडबैक सेक्शन में आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ कि आपको मतलब कहीं पे ऐसे क्वेरी आए ना, मतलब बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा सकूं। फिर भी इन केस अगर क्वेरी आती है, क्योंकि देखो मैं भी एक लिमिट तक कोशिश कर सकती हूँ, हो सकता है कि मेरी कोशिश 90% कामयाब हुई है, 10% अभी भी कुछ बचा है, तो उस केस में आपके फीडबैक्स उस 10% को गैप करने में भी हमें, उस 10% को ब्रिज करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अपने फीडबैक्स बिल्कुल दीजिएगा, है ना। अब तो मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल रेगुलर हो गए हैं, तो उनके तो मुझे नाम भी बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं बार बार उनके फीडबैक्स को देखती हूँ, उनको रिप्लाई करती हूँ। तो इट सीम्स कि दो वी डिडंट मीट और हम फेस टू फेस एक क्लास में नहीं बैठे हैं, बट स्टिल इट फील्स कि वो बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि जितने बच्चे हैं जो कि इस इनिशिएटिव से
उनके लिए हेल्पफुल है, उससे ये बेनिफिटेड हो रहे हैं, वो सब ऐसे कम्युनिकेट करें ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ भी आप बातें कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ सजेशन देना है, आप सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगता है आप बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, एक कनेक्शन फील होता है आपसे कि हाँ, भले हम एक स्क्रीन के इधर और उधर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हम सबका एक ही सपना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए जल्दी से जल्दी। तो आते हैं सेक्शन 48 में। 48 डील्स विद क्रच। अब ये क्रच क्या होता है? तो जिन बच्चों ने भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ा होगा उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि क्रच क्या होता है, क्रच फैसिलिटीज क्या होती है, क्योंकि ये वहीं से आया है और उसको मैंने बहुत डिटेल में क्रच फैसिलिटीज के बारे में हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पढ़ा भी है। तो क्रच फैसिलिटीज जहां पे देखो, पहले क्या था, यहाँ पे मतलब फैक्ट्री में जहां पे 50 विमेन वर्कर है वहां पे क्रच फैसिलिटीज देने की बात की गई थी, लेकिन अब वो हो गई है 30 विमेन। ठीक है, तो जहां पे भी 30 विमेन वर्कर्स है वहां पे क्रच फैसिलिटीज की बात की गई है। ठीक है, जहां पे बच्चों को और एक रूम रहता है जहां पे बच्चे जो है 6 साल से कम के बच्चे जो है वो वहां पे क्योंकि मदर्स जो है वो छोड़कर नहीं आ सकती होती छोटे बच्चों को, तो उनको उनके रहने का, खेलने कूदने का जो बुरा रहता है वैसा बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो 30 विमेन वर्कर्स, तो उनके बच्चे जो 6 ईयर्स से छोटे हैं, ठीक है, 6 ईयर्स से छोटे चिल्ड्रन हैं, उनके लिए क्रच फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब ये जो क्रच फैसिलिटी है बेटा, वो एडिक्वेटली लाइटेड होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं तो एडिक्वेटली वेंटिलेटेड होनी चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, सैनिटरी कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए क्रच फैसिलिटी की, देयर शुड बी प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस। ठीक है, और वुमेन जो है, जो यहाँ पे हैं, वो वुमेन ट्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, जो केयर कर रही हैं वो कैसी होनी चाहिए? ट्रेंड होनी चाहिए, दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड। इसके अलावा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको लगता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कुछ रूल्स बनाने चाहिए, तो वो रूल्स बना सकते हैं। किस चीज से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं? तो स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बना सकते हैं, कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रिफ्रेशमेंट या मिल्क, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको मिल्क चाहिए, अगर थोड़े से बड़े बच्चे जो खा पी सकते हैं तो उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो रिफ्रेशमेंट या मिल्क की अवेलेबिलिटी कितना चाहिए बच्चों को, टू चिल्ड्रन के लिए, तो ये चीजों के लिए। उसके बाद फिर जो ब्रेक्स होते हैं बेटा, जो ब्रेक्स हैं मदर्स को टू फीड देयर चिल्ड्रन, मदर्स टू फीड देयर चिल्ड्रन, ये भी मेंशन करना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीजों पे रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन में, सेक्शन 49। सेक्शन 49 डील करता है आपका वेलफेयर ऑफिसर्स का। वेलफेयर ऑफिसर कौन कब बनेंगे? तो जहां पे 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं, 400 वर्कर्स और मोर, 500 या 500 बोल रही हूँ और 400 बोल रही हूँ, 500 या 500 से ज्यादा वर्कर जहां पर हैं वहां पे एक वेलफेयर ऑफिसर एम्प्लॉय हो सकते हैं, यहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर आ सकते हैं। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इनकी जो ड्यूटीज है, इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इनकी ड्यूटीज, इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी सर्विस कंडीशन, ये सब कौन बताएगा? तो एक ही है सर्वे सर्वा, वो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट बताएंगे कि भाई ये जो वेलफेयर ऑफिसर साहब है इनके क्या क्या ड्यूटीज होंगे और कहाँ बनेंगे ये 500 वर्कर जहाँ पे 500 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमने शुरू किया था अभी, कहां से शुरू किया है? सेक्शन 42 से, ये आपका 49 में खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ हमने चैप्टर 5 जो है वो खत्म कर लिया है। ठीक है, कोई बेटा सिंपल सा था इसीलिए थोड़ा जल्दी भी खत्म हो गया, क्योंकि सिंपल सा है, इसमें बहुत सारे पार्ट सब पार्ट नहीं है। एक कहीं ना कहीं कॉमन सेंस की चीजों से डील करता है, पर जहां पे थोड़ा फैक्चुअल डेटा है वो आपको पढ़ना जरूरी है, और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं कहीं भी थोड़ा सा भी आपके क्वालिटी कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज ना करूं, इसलिए मैं तो पूरा पढ़ाऊंगी और आशा यही करती हूँ कि आप भी इसको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि तभी ये इनिशिएटिव बेनिफिशियल है बेटा, मतलब आप बेनिफिट होंगे तो ये इनिशिएटिव बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था शुरू करने से पहले बिल्कुल वैसा ही चलेगा। तो इसीलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, है ना, एकदम बिल्कुल जोश में। चलिए आते हैं चैप्टर 6 में। अब कहोगे कि मैडम बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही है मैम, तो बेटा क्या है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंटेंट ज्यादा है और मैं चाहती हूँ कि एम्पल टाइम आपको मिले। मैं चाहूँ तो धीरे धीरे पढ़ा करके बिल्कुल एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी खत्म कर सकती हूँ सारी चीजें, पर वहां पे फिर क्या है ना कि वो नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। एंड आई वांट कि आपको रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम मिले। पहला तो ये है, कुछ बच्चों की डिमांड थी ये कि वो कह रहे थे कि मैम लेबर लॉ आप सितंबर 1st वीक से पहले खत्म कर दीजिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगस्त में ही खत्म कर दूं। मतलब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं फैक्ट्रीज एक्ट जो है ना, जो फैक्ट्रीज एक्ट की डिमांड आई थी बच्चों की, उसको मैं अभी 2-3 दिन में खत्म कर दूं, ताकि क्या है ना कि
और खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, ये तो बिल्कुल मत समझना, मतलब वो खींचना नहीं है, मतलब कंटेंट डिलीवर करके खत्म कर दो, ताकि जो बच्चे इस उम्मीद में है कि हाँ मैम पूरा पढ़ा देंगी, उनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा पावर पैक्ड लेक्चर है, थोड़ा सा कंटेंट डिलीवरी ज्यादा है यहाँ पर, बट आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, पैटर्न आपको पता है कैसे पढ़ना है, तो अगर लगे तो थोड़ा सा एक आध बार और देख लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। पर जो मेरा कमिटमेंट है वो तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। चलिए चैप्टर 6 शुरू करें, तो करते हैं चैप्टर 6 शुरू। दैट चैप्टर 6 डील्स विद वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स से डील करता है, ठीक है, कि क्या वर्किंग आवर्स होना चाहिए। तो सेक्शन 51 बताता है बेटा कि वीकली आवर कितना होना चाहिए, हफ्ते में कितने दिन काम करना चाहिए। तो वीकली आवर होना चाहिए बेटा 48 आवर्स इन अ वीक, 48 आवर्स इन अ वीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कम नहीं हो सकता, बिल्कुल कम हो सकता है, पर मैक्सिमम होना चाहिए 48 आवर्स अ वीक, ठीक है। सेक्शन 52 बताता है आपका वीकली हॉलीडे, वीकली हॉलीडे तो क्या बताता है, कहता है कि भाई आपको कम से कम एक वीक में, मतलब एक वीक में 1 हॉलीडे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक आपको वर्क नहीं करना, मतलब कहना है कि संडे आपका जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो है वो आपकी छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ इमरजेंसी होती है, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आप काम नहीं, मतलब जरूरी है काम करना, तो आप वो छुट्टी जो है वो आप उस दिन भी आप काम कर सकते हैं, पर लगातार 10 डेज से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम जो होना चाहिए 10 डेज। अब ये नहीं कि आपने लगातार काम करा रहे हैं आप, तो आपने क्या कि 2 हफ्ते 15 दिन से लगातार काम कर रहे हैं, दैट इज कहीं ना कहीं इनह्यूमन हो जाता है, ठीक है, हर इंसान को रेस्ट चाहिए। तो 10 दिन का मैक्सिमम टाइम, अगर कोई कंपल्सन है तो आप बाद में छुट्टी दे दो, वीक में छुट्टी दे दो, पर 10 दिन तक से ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आते हैं सेक्शन 53 में। सेक्शन 53 कहता है कंपनसेटरी हॉलीडेज, इट डील्स विद कंपनसेटरी हॉलीडेज। कह रहे हैं कि अगर आपने किसी दिन ऐसा काम किया है, ठीक है, जिस दिन आपकी छुट्टी थी लेकिन फिर भी आपने काम किया है, तो उसका कंपनसेटरी हॉलीडे आपको मिलेगा, और वो क्या है कि उस महीने में या फिर मैक्सिमम विद इन 2 मंथ्स मिल जाना चाहिए, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स जो भी छुट्टियां आपने खोई है उसके बराबरी का। ये नहीं कि आपने 4 दिन काम किया और आपको कंपनसेटरी हॉलीडे 2 ही दिन मिल रहे हैं, नहीं, जितना आपने ओवर टाइम, मतलब जो ओवर काम किया है, जो आपकी छुट्टी थी उसमें आपने आके काम किया है, वो कंपनसेटरी हॉलीडे आपको 2 महीने के अंदर मिल जानी चाहिए, ठीक है। कितना भाई, इक्वल टू द नंबर ऑफ हॉलीडेज लॉस्ट, ठीक है, जितने हॉलीडेज आपने लगाए हैं इसमें, उतना ही आपको वो कंपनसेशन, आपको उसका कंपनसेटरी हॉलीडे मिल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए सेक्शन 44 कहता है कि पर डे मतलब डेली आवर्स कितने होने चाहिए, तो डेली आवर्स 9 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए बेटा, मतलब मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो 9 घंटा, 9 आवर्स आपका मैक्सिमम डेली आवर्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर कहें, ठीक है, तो डेली जो मैक्सिमम लिमिट है वो थोड़ा सा एक्सीड किया जा सकता है, कुछ तक एक्सीड किया जा सकता है ऑन द प्रायर परमिशन ऑफ दिस चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। चलिए, ये बेसिकली इसलिए किया जाता है शिफ्ट चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए। अगर शिफ्ट चेंज के कारण थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है, मतलब 9 का 9.25 घंटा हो जा रहा है या 9 का 9.5 घंटा हो जा रहा है, तो उतना परमिसेबल है, पर चीफ इंस्पेक्टर है वो पहले इस चीज को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि काम अगर रुक जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो जब तक शिफ्ट चेंज नहीं हो जाती है, अगर 10-15 मिनट ज्यादा भी है, तो वहां पर ये चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन से ही हो सकता है, ठीक है। चलिए सेक्शन 55 इज ऑल अबाउट इंटरवल ऑफ रेस्ट। इंटरवल ऑफ रेस्ट कितना होना चाहिए बेटा, तो कहा जा रहा है कि 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है, मतलब 5 घंटे एवरी 5 आवर आपको रेस्ट मिलना चाहिए कम से कम हाफ आवर का, यानी कम से कम 30 मिनट्स का आपको रेस्ट जो है वो यहाँ पे मिलना चाहिए एवरी 5 आवर, ठीक है। अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्सीड कर सकते हैं, या तो खुद एक्सीड कर दे, या तो चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू एक्सीड कराए, या तो खुद एक्सीड करें या तो चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू एक्सीड कराए। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन कितना, मैक्सिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम एवरी 6 आवर्स, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत एक्सीड कर सकते हैं बाय परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उससे पहले नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए सेक्शन 56 सेक्शन 56 क्या कहता है, सेक्शन 56 कहता है स्प्रेड ओवर। अब ये स्प्रेड ओवर क्या है,
तो स्प्रेड ओवर मतलब कि 9 घंटे काम कर रहे हैं और 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं तो टोटल 10 घंटा, तो इसी को कहते हैं स्प्रेड ओवर, यानी कि कितना टोटल, क्योंकि वर्किंग आवर तो सिर्फ वर्किंग वाला काउंट होगा ना बेटा, आपका जो आपने ब्रेक लिया है वो काउंट नहीं होगा। तो जो स्प्रेड ओवर है बेटा, ये 10.5 आवर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी मैक्सिमम जो स्प्रेड ओवर है वो आपका 10.5 आवर्स होने चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा का एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो आपका स्प्रेड जो ओवर नहीं, हाँ, जो आपका स्प्रेड ओवर है वो मैक्सिमम 10.5 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 चीफ इंस्पेक्टर साहब के पास थोड़ा सा पावर है कि इसको अगर वो चाहे तो मैक्सिमम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क, जिसमें रेस्ट ज्यादा चाहिए, मे भी बहुत हैवी वर्क है, हर 3 घंटे पे आधे घंटे का रेस्ट चाहिए, ऐसा कुछ, तो इसको मैक्सिमम वो चाहे, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो इसको मैक्सिमम 12 आवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये मैक्स है ना, मैक्स, तो वो मैक्सिमम चाहे तो 12 आवर्स इसको कर सकते हैं चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 57। सेक्शन 57 किसके बारे में बताता है? बताता है नाइट शिफ्ट के बारे में, कि भाई नाइट शिफ्ट का क्या करना है। तो नाइट शिफ्ट का कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति नाइट शिफ्ट है तो उसको जब हॉलीडे मिलेगा ना बेटा, तो वो पूरे 24 आवर्स का मिलेगा, ठीक है। जिस समय से उसकी शिफ्ट खत्म हो रही है ना, उस समय से लेकर के उसको 24 घंटे का मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते हम कि आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है सुबह, आज सुबह खत्म हो रही है और आपको 24 आवर्स की छुट्टी नहीं मिल करके आपको क्या है कि फिर से रात में बुलाया जा रहा है, ठीक है। या फिर छुट्टी जो है वो आपको डे शिफ्ट के हिसाब से मिल रही है, लेकिन आपको काम जो है वो नाइट पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं आपको 18 घंटे की छुट्टी मिल पा रही है या 16 घंटे की छुट्टी मिल पा रही है। तो इस चीज को कॉप करने के लिए कहा गया है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको 24 आवर्स का गैप, मतलब जो छुट्टियां हैं वो उसकी शिफ्ट खत्म होने से लेके अगली नाइट शिफ्ट जब शुरू होगी वहां तक की उसकी छुट्टी काउंट होगी, ठीक है। आई गेस ये आपके लिए क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। आज हम सेक्शन 57 तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बाकी का सेक्शन जो है वो कवर करेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे क्योंकि आधा बेयर एक्ट आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है। आगे के जो प्रोविजंस है वो इतने ज्यादा ट्रिकी नहीं है, ठीक है, सिंपल सिंपल से प्रोविजंस है। जो ट्रिकी पार्ट था ना बेटा वो स्टार्टिंग में था, अबाउट द डेफिनेशंस, अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कमिटीज, तो ये थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। देखो बहुत सारे जो एडिशनल सेक्शंस हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी होता है। आने वाले सेक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा पेनाल्टीज वगैरह से डील करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तो वील बी कवरिंग इट वेरी सून, लेकिन आप पढ़ते रहिए, है ना। और अगर आपको लगता है कुछ भी आपको कोई और सजेस्टेड टॉपिक है जिसमें आप चाह रहे हैं कि भाई मैम ये भी आप थोड़ा सा कवर करा दीजिए, तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर व्हाट यू आर डिमांडिंग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।